आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानी पूरी वाला, जिसका गांव में एक पानी पूरी का ठेला है, जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानी पूरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वहीं बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानी पूरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूं ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानी पूरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपये, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपये कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपया मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36,000 रुपये कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना? तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहां से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है। यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानी पूरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ 2-2 विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए, नए जमाने की नई पानी पूरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था। नीलेश का परिवार एक सुखी परिवार था। वो, उसकी पत्नी शर्मिला और उनकी 14 साल की बेटी स्वरा। हाल ही में वो एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे,
जहां पर नीलेश ने कुछ नया फर्नीचर भी खरीद लिया था, जिसमें एक पुरानी सी तस्वीर भी थी। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसने दादाजी की जान ली थी। नीलेश ने वो तस्वीर स्वरा के बेडरूम में लगाई थी। नीलेश खुद एक आर्टिस्ट था और उसे आर्ट की बड़ी अच्छी समझ थी, लेकिन न जाने क्यों शर्मिला को वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात शर्मिला को स्वरा के बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी। जब शर्मिला स्वरा के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि स्वरा उस तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी। किससे बात कर रही हो स्वरा? नहीं तो मैं कहाँ बात कर रही हूँ। शर्मिला स्वरा के कमरे में से बाहर आई। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, अंदर से फिर से हंसने की आवाजें आने लगी। अगले दिन शर्मिला ने यह बात नीलेश को बताई, लेकिन नीलेश ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। दूसरे दिन शर्मिला ने देखा कि स्वरा अपने कमरे में बैठी कोई तस्वीर बना रही है। स्वरा दीवार पर टंगी उसी तस्वीर की नकल बना रही थी। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने भी इस बात को अनदेखा कर दिया। रात को जब शर्मिला अपने बेडरूम में सोने जा रही थी, उसे स्वरा के कमरे से फिर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। शर्मिला धीमे से स्वरा के कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि स्वरा एकटक उस तस्वीर को घूरे जा रही है और अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही है। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। स्वरा की आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। शर्मिला घबरा गई। स्वरा, स्वरा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? लेकिन स्वरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। शर्मिला ने घबरा कर नीलेश को पुकारा। नीलेश ने जब स्वरा को इस हालत में देखा, वो भी घबरा गया। स्वरा, होश में आओ! स्वरा, होश में आओ! स्वरा के ओठों पर एक अजीब सी मुस्कान झलक रही थी और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। मैं स्वरा नहीं हूँ। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। अचानक फिर से उसके चेहरे का नूर पलट गया। उसकी आंखें अब गोल गोल घूमने लगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाई। शर्मिला स्वरा की ये हालत देखकर रोने लगी। नीलेश ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर अंकल जब स्वरा के कमरे में दाखिल हुए, वो भी इस नजारे को देखकर चौंक से गए। स्वरा ने अब अपनी आंखें उनकी तरफ रोकी। ए डॉक्टर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू उस बूढ़े को नहीं बचा पाया, अब इस बच्ची को कैसे बचाएगा? स्वरा के मुंह में से आने वाले ये शब्द सुनकर डॉक्टर अंकल सुन्न हो गए। जी हाँ, ये वही डॉक्टर थे जो दादाजी की तबीयत की जांच पड़ताल करने आए थे। क्यों, कुछ याद आया? अगली पूर्णिमा के दिन मैं इस बच्ची को ले जाऊंगी और तू बस देखता रहेगा। अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया। उन्हें अब दादाजी का सूखा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उन्हें याद आया कि दादाजी दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर अंकल की नजर अब दीवार की तरफ गई और उनके पांव मानो जैसे जमीन में जम ही गए। ये तो वही तस्वीर है। वो पुटपुटाए। उन्हें दादाजी के शब्द याद आने लगे। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी की मौत पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। यह तस्वीर यहां पर कैसे आई? जी, मैंने वो कबाड़ खाने से खरीदी थी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर को अब सारी बात समझ आ गई। तभी स्वरा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, तू ठीक समझा। मैंने ही उस बूढ़े की जान ली थी और अब इस लड़की की बारी है। डॉक्टर के माथे पर पसीना जमा होने लगा। वे कांपते हुए उस कमरे से बाहर आए। उन्होंने दादाजी की पूरी हकीकत नीलेश और शर्मिला को बताई। मुझे लगता है कि आपको उस तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए, या फिर बेहतर है कि आप उसे जला ही दे। लेकिन आपको यह काम पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर अंकल वहां से निकल गए। आखिर पूर्णिमा की वो भयानक रात आ ही गई।
नीलेश और शर्मिला दोनों ही स्वरा के कमरे में आए। स्वरा अपने बेड पर सो रही थी। नीलेश ने स्वरा के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और दीवार पर टंगी तस्वीर निकालने के लिए वो आगे बढ़ा, लेकिन तभी स्वरा ने अपनी आंखें खोली और वो पागलों की तरह झटपटाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। वो जोरों से चिल्लाने लगी। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। भूकंप के झटके की तरह पूरा कमरा कांपने लगा। स्वरा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। नीलेश ने वो तस्वीर निकालकर जमीन पर पटकी और अपनी जेब में से माचिस निकालकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे नीलेश के हाथ कांप रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्वरा जोरों से चिल्लाई। वो अपने आप पलंग से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी। जल्दी करो नीलेश, जल्दी करो, उस तस्वीर को जला दो। छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्वरा उन्हें छोड़ दो। मुझे मारना चाहते हो? छोड़ो उन्हें, मुझे। वो तुम्हारे पापा हैं। स्वरा नीलेश का गला दबाने लगी। ये क्या कर रही हो स्वरा? छोड़ दो उन्हें। शर्मिला चिल्ला रही थी। मैं स्वरा नहीं हूँ, मैं स्वरा नहीं हूँ। नीलेश की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंकल वहां पर आ पहुंचे। उनके हाथों में पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल थी। उन्होंने वो सारा पेट्रोल उस तस्वीर पर छिड़का और अपनी जेब में से लाइटर जलाकर उस तस्वीर पर फेंक दिया। तस्वीर के जलते ही उस बुरी आत्मा ने स्वरा के शरीर को छोड़ दिया और वो फिर से उस तस्वीर में घुस गई। आखिरकार वो तस्वीर जल के राख हो गई और उसी के साथ वो दुष्ट आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। चाचू ये कहाँ ले आए आप हमें? चाचू आपने तो कहा था कि आप हमें कोई अच्छी जगह ले जाने वाले हैं। हाँ। लेकिन ये तो एक खंडर म्यूजियम है। खंडर? अरे इस म्यूजियम से ज्यादा रोमांचक जगह और कोई हो ही नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा इस म्यूजियम में क्या होगा? कुछ पुतले, पेंटिंग और कुछ पुरानी चीजें होंगी, और क्या? इन्हीं पुरानी चीजों में एक बहुत ही खास चीज है। ये तो कोई पुरानी अंगूठी लगती है जिसमें बहुत बड़ा लाल हीरा लगा है। ये कोई आम अंगूठी नहीं, ये एक खूनी अंगूठी है। खूनी अंगूठी? क्या चाचू, आपको अब भी लगता है कि हम बच्चे हैं? खूनी अंगूठी। हंस लो, लेकिन जब इस अंगूठी की सच्चाई पता चलेगी ना, तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या खास है इस अंगूठी में? सालों पहले पूरवगढ़ के महाराज थे राजा भान सिंह। उनकी पत्नी थी रानी लता देवी। लता देवी बड़ी ही खूबसूरत थी। लोग कहते हैं कि वो उस वक्त की सबसे खूबसूरत औरत थी। राजा भान सिंह की 2 और रानियां थी, चंद्रमती और नंदिनी, पर राजा भान सिंह की प्रिय थी रानी लता देवी। राजा भान सिंह ने रानी लता देवी के लिए अलग महल बनवाया। वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। महाराज, हमें आपसे कुछ चाहिए। बोलिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लाए जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। हम अवश्य लाएंगे। कहते हैं कि ये तोहफा लाने के लिए राजा भान सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर भारत से अफगान गए। वहां उन्होंने एक सौदागर से एक नायाब अंगूठी खरीद ली। इस अंगूठी में एक बड़ा सा लाल हीरा था। महाराज भान सिंह ने वो अंगूठी रानी लता देवी को दी। वो खुशी से फूले ना समाई। लेकिन ये अंगूठी उनकी दोनों पत्नियां चंद्रमती और नंदिनी को भी चाहिए थी। चंद्रमती ने रानी लता देवी के खाने में जहर मिलाया। ये तुमने क्या किया चंद्रमती? और उसे मारकर वो अंगूठी छीन ली। लेकिन उस अंगूठी को हासिल करने के बाद चंद्रमती बदल गई। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। आग
आखिर मैंने ये अंगूठी पा ली। तभी राजा भान सिंह वहां पहुंचे। रानी लता देवी की लाश देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। इस औरत को अभी के अभी किले से नीचे फेंक दिया जाए। सिपाहियों ने रानी चंद्रमती को किले से नीचे फेंक दिया। इस हादसे के कुछ महीने बाद राजा भान सिंह ने यह अंगूठी नंदिनी को दे दी। नंदिनी का भी बड़ा मन था कि वो ये अंगूठी पहने, लेकिन जैसे ही उसने वो अंगूठी पहनी उसे रानी लता देवी का भूत दिखाई देने लगा। ये मेरी अंगूठी है, मुझे मेरी अंगूठी वापस करो। अपने आप को रानी लता देवी के भूत से बचाने के लिए रानी नंदिनी दौड़ने लगी और दौड़ते दौड़ते वो भी महल से नीचे गिर गई। महाराज के सलाहकारों ने कहा, इस अंगूठी को मंत्रों के जरिए शांत करके नष्ट कर देना चाहिए। राजा भान सिंह ने उनकी बात मान ली। उन्होंने बहुत से यज्ञ करवाए और उसके बाद इसे इस म्यूजियम में रख दिया है ताकि कोई इसे छू ना पाए। क्या सच में रानी लता देवी का भूत इस अंगूठी में है? कहते हैं इस खूनी अंगूठी में एक नहीं बल्कि 7 औरतों के भूत है जो अब भी इस म्यूजियम में घूमती रहती है। ये कहानी है एक कुएं की जो गांव के बीचों बीच था, लेकिन गांव वाले इसका पानी बिल्कुल नहीं पीते थे और अगर कोई गलती से पी लेता तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ता। आओ 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 हमारे पास आओ। नीलू और उसकी माँ कई सालों बाद अपने गांव आए थे। नीलू बेटा, उस कुएं से दूर रहना। रुको नीलू। लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी दादी माँ, वहां मत जाओ। लेकिन बड़ी दादी माँ, आखिर उस कुएं में है क्या? भूत, माँ बेटे का भूत। क्या दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता। तू विदेश में रहता है, भूतों पे तुझे कहाँ यकीन आएगा? आंखों देखा ही मानेगा। खैर, उस कुएं में 2 बहुत ही खतरनाक भूत रहते हैं। पिछले 50 सालों से वो वही है। इसका मतलब भूत भी आपसे उम्र में छोटे हैं। धत, मेरा मजाक उड़ाता है। जब तुझे भौरी और भीकू दिखेंगे ना, तब समझेगा। भौरी और भीकू? 50 साल पहले यहाँ ठाकुरों का राज था। उस समय नीची जाति वालों को गांव की कुएं और मंदिरों में जाने पे सख्त पाबंदी थी। भौरी भी एक नीची समाज की औरत थी जो गांव भर साफ सफाई किया करती थी। भौरी का घर गांव की सीमा के बाहर था और उन लोगों को पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर नदी पर जाना पड़ता था। कहते हैं भौरी अपने बेटे भीकू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एकाएक भीकू को कोई जानलेवा बीमारी हुई। उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर एक रात पानी पानी माँ, पानी। अभी लाई बेटा, अभी लाई। ठाकुर साहब, मेरा बेटा मर रहा है, मुझे एक लोटा पानी दीजिए। तू नीची जाति की है, तुझे इस कुएं का मीठा पानी नहीं मिलेगा। भौरी रोती हुए उस दूर की नदी पर गई, लेकिन जब तक वो वापस आई उसका भीकू मर चुका था। अपने बेटे भीकू की लाश अपने हाथों में लेकर भौरी वापस गाँव आई। अरे ओ ठाकुर, आज मेरा बेटा सिर्फ तेरी वजह से मरा है। मेरा श्राप है तुझको कि तेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा और आज से जो भी इस कुएं का पानी पिएगा मैं उसे कुएं में डुबाकर मार दूंगी। भौरी भीकू की लाश हाथ में लिए उस कुएं में कूद गई और उस दिन से आज तक जिस किसी ने भी उस कुएं का पानी पिया, सबके सब उस कुएं में कूदकर मर गए। बड़ी दादी माँ, वैसे कहानी तो अच्छी थी, लेकिन मैं डरा नहीं। नीलू, किससे बात कर रहे हो? बड़ी दादी माँ से। बड़ी दादी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं। क्या? उन्होंने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी।